Very good morning to all of you. Welcome in your online classes of social studies. So previously we had started with a chapter of your history book, that was chapter 4, the Mughal Empire. In this chapter we saw how the Mughals they came to India and to the subcontinent, and who are actually these Mughals, what were the two lineages, the two great lineages from where they belonged. Then after that we saw the military campaigns which they followed, and after that we saw the type of succession which they followed to occupy the empire, the Mughal Empire. After that we saw about the Mansabdars, Jagirdars, Zabt and Zamindars. So today now we are going to study about one prominent ruler, one prominent Mughal ruler, that was Akbar. Everyone know that who was Akbar. He was a very great and famous ruler, and so today we are going to talk something like we are going to see which is very closer to its policies, that what were the policies which actually Akbar followed during his reign. Like जब उसका जो राज्य का जो उसके शासन काल था, जिस टाइम उसने शासन किया है अपने एम्पायर को, जिस टाइम उसने होल्ड किया है, what were the actually policies which he followed to control it. So what happened here, I have drawn a flow chart for you so it's easy to you understand. क्या होता था, एक एम्पायर था, जैसा कि सबको पता है कि एक मुगल एम्पायर था. सो व्हाट हैपेंड, अकबर व्हाट ही डिड वाज, उसने एम्पायर को डिफरेंट सूबे में डिवाइड कर दिया था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं that this was the Mughal Empire, what Akbar did was कि इसने इस पूरे एम्पायर को डिफरेंट सूबाज में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था. एंड ही अपॉइंटेड 2 persons to look after one सूबा. सूबा आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारा स्टेट्स होता है, जैसा कि आज हमारा इंडिया हमारी कंट्री है और उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं. तो सेम हमारा पहले ऐसे सूबा हुआ करता था अकबर के टाइम पीरियड में. तो अकबर ने क्या किया, उसका जो एम्पायर था, सपोज इट वाज अ कंट्री एंड ही डिवाइडेड इट इन डिफरेंट स्टेट्स, प्रोविंसेस विच वर नोन एज द सूबास. Then he appointed Subedars and Diwans for this. Now who are the Subedars and who are the Diwans? For example, अगर ये जो एक सूबा है, इस एक सूबे में एक सूबेदार और एक दीवान रहेंगे. जो सूबेदार थे दे वर यूजुअली द नॉबल्स. जैसे हमने अभी जब चैप्टर में पढ़ा था, इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था द नॉबल्स कौन थे, जो सलाहकार हुआ करते थे. तो जो मुगल्स के सलाहकार थे, जो उनके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हुआ करते थे, दे वर द नोबल्स. सो क्या हुआ करता था, अकबर ने क्या किया कि सूबेदार किसको अपॉइंट किया, मोस्टली अपने जो उनके नोबल पर्सन थे, जो उनके बहुत क्लोज थे, जो उनको एडवाइस किया करते थे हर चीज़ों पे, तो उनको क्या किया, सूबेदार बना दिया. सो व्हाट वाज द वर्क ऑफ सूबेदार, सूबेदार का क्या वर्क था, तो सूबेदार ही कैरीड बोथ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. सो सूबेदार क्या करते थे, जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें होती थी लाइक उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में, रेन में, जैसे जो एक ये सूबा था, इस सूबे में जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ऑल द एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज गोइंग ऑन एंड द मिलिट्री फंक्शंस, जितने भी मिलिट्री फंक्शंस, जो भी आर्मी से कि कितने सोल्जर्स होने चाहिए, उनकी जो भी नीड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को कौन देखता था, सूबेदार देखता था. सेकेंड पर्सन वाज दीवान. नाउ हु इज दिस दीवान, ही वाज द फाइनेंस ऑफिसर. सो हर एक सूबे में एक सूबेदार रहता था जो सारे मिलिट्री फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखता था, और जो नेक्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन दीवान रहता था, वो सारी फाइनेंशियल चीज़ों को देखता था. फॉर एग्जाम्पल कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट होना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, तो जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें थी रिलेटेड टू मनी, वो सारी दीवान देखते थे. ओके, then both the Subedar and Diwan, they were responsible, like they had the responsibility of administration. तो इस एक सूबे का, इस एक प्रोविंस का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता था, एक सूबेदार और एक दीवान लेता था. ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आपने प्रीवियस क्लास में हमें मनसबदार के बारे में बताया था, और आपने बताया था दैट मनसबदार ही वाज गिवन अ जागीर एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट जागीर और ऑल द लाइक मिलिट्री फंक्शंस एंड एवरीथिंग. सो लेट मी क्लियर इट आउट. ये जो एक सूबा हुआ करता था, इस एक सूबे में बहुत सी जागीर हुआ करती थी. जैसे हमारा एक स्टेट जो होता है, तो हमारे स्टेट में एक बहुत सारे टाउन्स होते हैं ना, बहुत सारी अलग अलग जगह होती हैं. सेम वे इस एक सूबे में
इस एक सूबे के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्या होती थी, जागीर्स होती थी, और इन जागीर्स को कौन देखता था, मनसबदार देखते थे। अब आपको समझ में आया कि सूबेदार और मनसबदार में क्या डिफरेंस है। सूबेदार एक पूरे प्रोविंस को, पूरे स्टेट को देखते थे, और उस स्टेट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज थी, जो डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स थे, उनको कौन देखते थे, उनको मनसबदार देखते थे। और दो दैट टाउन दैट सिटीज दे वर बीइंग टर्म्ड एज द जागीर्स। समझ में आया। देन व्हाट हैपेंड, फॉर पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय। नाउ व्हाट हैपेंड कि अब अगर जैसा कि था, हमने पढ़ा था कि जो एक एम्पायर था, जो मुगल एम्पायर थे, वो अकेले पूरे एम्पायर को संभाल नहीं पाते, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट हायरार्कीज बना दी थी। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपॉइंट किया था कि आप इस पोर्शन को देखो, आप इस पार्ट को देखो, आप इधर कंट्रोल करो, ये सारी चीज़ें। तो सेम वे क्या होता था, जो सूबेदार थे उनकी हेल्प कौन करता था। अब एक इतना बड़ा सूबा है, एक इतना बड़ा अगर स्टेट है, तो अब एक स्टेट को सीएम अकेले नहीं देख पाता। अगर हम बात करते हैं कि एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, सपोज वो सूबेदार, तो सूबेदार कौन हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया। अब क्या होता था कि चीफ मिनिस्टर अकेले तो पूरे स्टेट को देखता नहीं है, वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है, वो डीएम को अपॉइंट करता है, वो डीआईजीज को अपॉइंट करता है, एसपी को, एसएसपीज को, डिफरेंट डिफरेंट रैंक के लोगों को अपॉइंट करता है। सेम वे जो सूबेदार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनकी हेल्प करने के लिए कि उनका जो भी सूबा है वहाँ पे पीस बना, मतलब शांति बनी रहे, सारे ऑर्डर्स फॉलो हो जितने भी बने हो, तो इसके लिए सूबेदार की हेल्प कौन करता था, देवर द बख्शी, सदर, फौजदार एंड कोतवाल्स। नाउ बख्शी जो थे, दे वर द मिलिट्री पे मास्टर्स। जो बख्शी थे वो मिलिट्री पे मास्टर्स थे, वो देखते थे कि जो भी आर्मी है, जो भी मिलिट्री है, उसको कितना पैसा देना है। सो दे वर समहाउ रिलेटेड टू द दीवान्स, वो दीवान्स के कनेक्शन में रहते थे। देन द सदर, सदर ये क्या करते थे, ये जितने भी रिलीजियस मूवमेंट्स होते थे उस सदर में, उस पर ये क्या करते थे, टेक ओवर करते थे। देन द फौजदार, दे वर द मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे, हाई कमांडर्स होते थे, जिनकी रैंक ज़्यादा होती थी मिलिट्री में, वो होते थे फौजदार। तो वो क्या करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे देखते थे कि सारे जो भी ऑर्डर्स हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, पीस वहाँ पे है, शांति बनी हुई है कि नहीं। एंड द लास्ट देवर द कोतवाल्स। कोतवाल्स क्या होते हैं, जैसे कोतवाल आप देखते हो आज भी यूज होता है। एक जो सिटी होती है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह होती है। तो हर जगह का, हर टाउन का क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है खुद का, स्मॉल पुलिस स्टेशन उसे कहते हैं। तो उस वहाँ का जो पुलिस कमांडर होता है, वहाँ का जो पुलिस हेड इंचार्ज होता है, वो होता है कोतवाल। सो दीज वर द पीपल, द ऑफिसर्स हु यूज टू हेल्प द सूबेदार टू गवर्न द सूबा बाय द सूबेदार्स एंड द दीवान्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया। सो दिस वाज द पॉलिसी विच वाज लाइक लेड बाय अकबर, की एम्पायर को क्या किया, सूबास में डिवाइड कर दिया ताकि सूबेदार्स और दीवान्स क्या कर सके, उसे अच्छे से कंट्रोल कर सके। फिर सूबेदार्स को और भी जो सब डिवीजन ऑफिसर्स होते थे, लाइक द बख्शी, सदर, फौजदार्स एंड कोतवाल्स, दे यूज टू हेल्प द सूबेदार टू गवर्न द प्रोविंस, और यू कैन से द सूबास। ओके, now what happened when these nobles they started taking care of the administration. So noble, they commanded large armies. Now what happened, since they were the subedars, they took care of the military functions, everything. So now they had a large armies under them and had the access to large amount of revenues. And even like if talking about the financial position, they had the access for the revenues also, like the taxes which they collected. So they had an access to these large amount of revenues also. They were the emperor empire functioned efficiently. So when like if we are talking about Akbar's policies, so talking about Akbar, when Akbar he appointed one of his nobles as the subedar. So what happened, that noble, that subedar was very much loyal to the emperor empire. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. It means if we are talking about the end of 17th century, so now the rule of, you can say, Aurangzeb started coming. It was started there, and like all these nobles, now they started thinking that Aurangzeb, he was not a quite good ruler. So what they did was, they started betraying him, like they were not that much loyal to the emperor now, and their loyalties to the empire was weakened by their own self-interest, and now they were started growing more and more greedy to become king on their own. So what they did was, their loyalty was weakened for these kings. At Fatehpur Sikri,
like it was the year 1570, and Akbar, when he went to the Fatehpur Sikri, it's near Agra, what happened, he started discussion on the religion with the ulma. They are the Islamic scholars, the Brahmins, the Jesuit priests and the Zoroastrians जिन्हें हम जो पारसी होते हैं उन्हें हम Zoroastrians कहते हैं. Roman Catholics like the Jesuit priests, they were the Portuguese which had invaded to the subcontinent till this time period, like 1570s हमारी जो 16th century थी, इस टाइम पीरियड तक पोर्टुगीज़ जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ चुकी थी. सो व्हाट हैपेंड एट फतेहपुर सीकरी, अकबर ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द रिलीजन. उसने धर्म के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स से, जो अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स थे, उनसे क्या किया, डिस्कशन किया. एंड वाई? जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द डिफरेंट रिलीजन एंड सोशल कास्ट. All these discussions took place in the Ibadat Khana. Ibadat Khana, it was a place in Fatehpur Sikri where all these religion discussions took place. Now what happened? Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Now what happened? अकबर ने जब बात की अलग अलग धर्म के लोगों से, स्कॉलर्स जो बहुत जानकार लोग होते हैं धर्म के, जब उनसे बात की, सो अकबर ने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे, लाइक दे वर अ काइंड ऑफ डॉगमा. अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलना चाहें, इसकी लिटरली मीनिंग होती है रूढ़िवादी लोग, जो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को क्या करते हैं, उसमें बताते हैं कि आपको जो भी चीज़ें कही जा रही हैं आप बस उसे फॉलो करो. वट एवर यू आर बीइंग टोल्ड, यू हैव टू फॉलो इट विदाउट क्वेश्चनिंग. एंड दे वर ऑफन बाइगॉट्स. और ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत कट्टरपंथी. बाइगॉट्स का लिटरल मीनिंग होता है कट्टरपंथ लोग. सो व्हाट हैपेंड, दीज पीपल, दीज रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ देयर ओन रिलीजन, दे वर एक्चुअली द बाइगॉट्स. ये क्या थे, ये कट्टरपंथ लोग थे जो अपने रिलीजन को ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शो करते थे. Dissatisfied with the religious conflicts and bigots, like after the discussion, Akbar, he came to a conclusion that even the scholars, they are not clear about their religions, they are having a conflict, and they are like the bigot peoples, very strict for their religions. So what happened, Akbar, he gave the idea of Sulhi Kul, which is the universal peace. And according to this Sulhi Kul, this universal peace, the idea of religious tolerance, where the people should not be discriminated on the basis of religions or his realm. Like what happened under this Sulhi Kul, ये जो Sulhi Kul एक नया रिलीजन निकाला अकबर ने, जो यूनिवर्सल पीस गेन करने का नया रिलीजन था. इसमें क्या था, सबसे पहला इसका जो इनिशियल मोटो था, इट वाज द आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, दैट ऑल द रिलीजन्स, जितने भी अलग अलग तरह के धर्म हैं, सबकी क्या होगी, सबकी रिस्पेक्ट की जाएगी और किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Now, role of Abul Fazl in framing this idea was when he wrote the Ain-e-Akbari. So all these things he elaborated in the third volume of the Ain-e-Akbari. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. So the successors of Akbar, Jahangir and Shah Jahan, they also followed this Sulhi Kul religion, which was of attaining the universal peace. The Mughal Empire in the 17th century and after. What happened till now, we were talking about the different policies, administrative methods, the military campaigns which were being followed by the Mughal Empire. Now what actually happened in the 17th century and after that, it was like from the outwards, it was seen as that the Mughal Empire's administration and military efficiency, everything, it was very good. But the reality, it was something else. The reality was like the expenses of this Mughal emperor, the Mughal emperor and the Mansabdars, they had the dual impact on the society. The first impact, like all the artisan and peasants who supplied the goods produced to emperor and the Mansabdars, they were being benefit, because whenever they gave the produce to the emperors or the Mansabdars, they were getting the money according to it. But when talking about the revenue collection, like all the taxes which were being given after the production, like the peasants, they have to give the taxes, so they had very little amount in their hands and they suffered for it.
The poorest amongst them lived in hardship, and that is why the poorest, who were very poor people, they had a very hardship of living. The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers, profited in this economic world. So the people who were rich, who had a handsome amount of money in their hands, they were like enjoying, they were being profited, but the poor people, they were living in the hardship situations. And also what happened, all the elites which were there in the Mughal empire, now they gradually started becoming extremely powerful groups. And as the authority of the Mughal emperor, it was slowly declining because of some of the internal disputes. What happened, the servants of the Mughal authority, or you can say the Mughal emperor, now they were emerging as the powerful centers or the powerful regions. For example, it's given like they continued new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. So these were the new provinces which were being grown by the servants, which grew extremely powerful in the Mughal empire. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independent political identities, and like they had made their own provinces, independent provinces, but still they recognized that yes, the Mughal emperor in the Delhi was their master. And by the 18th century, like the time period of 18th century, what they did was all the provinces, they had consolidated their all the political identities, their independent political identities. So this was all about the Mughal empire. In this chapter we studied how the Mughal empire, it was established by the Mughal emperor Babur, how the policies were being taken away forward, and a strong Mughal empire was established. And later, with some of the disputes, with some of the ups and downs, how gradually the Mughal empire started weakening, and at last the result, the conclusion was that the new provinces was being made by the servants of these Mughal emperor only. So I hope you would have understood the chapter. Thank you, class.